हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वेदांश एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर, जिसपे कि हमने इकोनॉमिक्स की सीरीज स्टार्ट की थी। आज उसी के रिगार्डिंग ये हमारी थर्ड क्लास है, जिसमें हम आज चर्चा करेंगे मनी एंड क्रेडिट की। ठीक है, चलिए उसी के बारे में देखते हैं। इसमें क्या क्या होगा, आपके मनी एंड क्रेडिट का समरी होगी चैप्टर की, प्लस एनसीईआरटी के क्वेश्चन होंगे और कुछ आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, उनके बारे में देखते हैं। तो पहला आता है आपका मनी एंड क्रेडिट। तो मनी क्या होता है, फिर हम थोड़ी बात कर लेते हैं। मनी का मतलब उस वस्तु या उस चीज से होता है जिसका हम सामान्य रूप से विनिमय के माध्यम के रूप में यूज करते हैं, यानी कि खरीद फरोख्त के लिए हम जिस चीज का यूज करते हैं उसे बोलते हैं मनी। और दूसरा है इसका क्रेडिट, यानी कि ऋण। ऋण यही होता है जो हम बैंकों से लेते हैं, हम बैंक के हमें देती हैं, उसको हम ऋण बोलते हैं। ठीक है, इन्हीं के बारे में चर्चा करनी है। अब हम देखते हैं आगे। देखो, विनिमय की पारंपरिक विधि इच्छाओं की द्विगुणी सहयोग वस्तु विनिमय प्रणाली की एक आवश्यक विशेषता थी। यहाँ पे बात हो रही है वस्तु विनिमय प्रणाली की। तो वस्तु विनिमय प्रणाली के बारे में हम थोड़ा बात कर लेते हैं पहले। देखो, वस्तु विनिमय प्रणाली है ये, जब हम प्राचीन भारत की बात करेंगे या फिर प्राचीन समय की बात करेंगे, तो उसमें जब व्यापार होता था तो व्यापार कैसे होता था, एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु का व्यापार होता था। जैसे कि किसी एक व्यक्ति को अगर आटा चाहिए और किसी एक व्यक्ति को आटा चाहिए, तो क्या करेगा, जिस व्यक्ति के पास आटा है उसके पास जाएगा, और जो उसके पास सामान है, मान लो उसके पास चीनी है, तो वो चीनी देगा और आटा ले लेगा। लेकिन चीनी वो जब ही दे पाएगा जब सामने वाले व्यक्ति को चीनी की आवश्यकता हो। जैसे कि मान लो बी व्यक्ति के पास चीनी है और इसे आटा चाहिए, और एक सी व्यक्ति है जिसके पास आटा है और इसे चीनी चाहिए, तभी ये दोनों आपस में विनिमय कर पाएंगे, यानी कि वस्तु का आदान प्रदान कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। तो ये थी आपकी वस्तु विनिमय प्रणाली, जिसमें क्या था, वस्तुओं का दोहरा सहयोग। मतलब इसमें दोहरा सहयोग होना चाहिए कि जो मुझे चाहिए वो दूसरे वाले के पास हो और जो दूसरे वाले को चाहिए वो मेरे पास हो, तभी हम आपस में क्या व्यापार कर पाएंगे। तो यही थी आपकी वस्तु विनिमय प्रणाली। अब देख लेते हैं थोड़ा सा, जो वस्तु विनिमय प्रणाली की एक आवश्यक विशेषता क्या है, द्विगुणित संयोग, यानी कि जो चीज मुझे चाहिए वो चीज दूसरे के पास हो और जो चीज मेरे पास है वो दूसरे को चाहिए हो। इसका मतलब ये है, जो व्यक्ति बेचना चाहता है वही ठीक दूसरे व्यक्ति को खरीदना चाहिए। ठीक है, ये आपने समझ लिया। विनिमय की पारंपरिक विधि, ये क्या है, पारंपरिक विधि है, यानी कि काफी समय से चली आ रही है, जिसका अभी भी आप अगर ये देखोगे विनिमय की प्रणाली के रूप में वस्तु विनिमय प्रणाली, तो आप ग्रामीण इलाकों में जाओगे तो वहां भी कहीं कहीं ये प्रणाली अभी भी यूज होती है। इच्छाओं का द्विगुणी सहयोग, वस्तु विनिमय प्रणाली की एक आवश्यक विशेषता, इच्छाओं का द्विगुणी सहयोग। जैसे कि आपको मैंने बताया कि ये व्यक्ति को क्या आटा चाहिए और इसके बाद चीनी है, तो जिसके पास आटा है उसे चीनी चाहिए होनी चाहिए, तभी ये कर पाएंगे। तो इसका मतलब है द्विगुणी सहयोग होना चाहिए। जो व्यक्ति बेचना चाहता है वही ठीक दूसरा व्यक्ति खरीदना चाहता है, ये हम बात कर चुके हैं। अब देखो, ये तो हमने वस्तु विनिमय प्रणाली पढ़ लिया। अब मुद्रा का विकास कैसे हुआ। अगर हम प्राचीन भारत से धीरे धीरे ये आधुनिक भारत की तरफ बढ़े, तो पहले क्या हुआ, शुरुआत में सिक्कों का विकास हुआ। एक स्लाइड ले लेते हैं। पहले सिक्कों का विकास हुआ, सिक्कों का प्रचलन बोल लेते हैं, सिक्कों का चलन, सिक्कों का प्रचलन हुआ। सिक्के, जैसे हम मौर्य काल की बात कर लें या फिर गुप्त काल की बात कर लें, तो वहां से सिक्कों का प्रारंभ हो गया था। शुरुआत में सिक्के किसके होते थे, धातुओं के होते थे। जैसे मूल्यवान धातु होगी, सोने हो गया, सोना हो गया, ठीक है, सोने के होते थे, चांदी के होते थे, और कांसे वगैरह के, कांसे यानी तांबे वगैरह के, इनके भी होते थे ये सिक्के। और कहीं कहीं ये पत्थरों या शीशे के भी थे। अगर हम मुगल कालीन या फिर मध्य भारत की बात करें इतिहास के, तो उसमें ये और भी धातुओं के होते थे। ठीक है, सिक्कों का प्रचलन हुआ। फिर जब जब हमारा देश क्या था, गुलाम था, यानी उपनिवेश था, उस समय क्या हुआ, नोटों की छपाई वगैरह, ये नोट वाली जो मुद्रा है जो आप सामान्य रूप से प्रचलन में देखते हो, इसका विकास हुआ। ठीक है, अभी जो वर्तमान में मुद्राएं चलती हैं सामान्य रूप से, वो कौन सी, सिक्के और नोट। अब हम थोड़ा सिक्के और नोट पे बात कर लेते हैं। देखो, ये हैं सिक्के, ठीक है, और इधर आता हूं नोट। तो नोट कौन जारी करता है, नोट भारत सरकार की तरफ से आरबीआई द्वारा जारी किए जाते हैं। लेकिन जो सिक्के हैं, सिक्के की होती है ढलाई, ठीक है, नोट की क्या होती है, प्रिंटिंग, यानी कि इनकी छपाई होती है। तो नोट की छपाई कौन करता है,
आरबीआई करता है, ठीक है। और ये सिक्कों की होती है ढलाई, सिक्कों की ढलाई कौन करता है? ये भारत सरकार द्वारा किया जाता है। और 1 रुपए का जो नोट है वो भी सिक्के में ही काउंट होता है, 1 रुपए का नोट इसमें सिक्के में काउंट होता है। तो ये आपने समझ लिया। जो ये करेंसी है इसको हम क्या बोलते हैं? फिएट मुद्रा भी बोलते हैं। 1 रुपए का नोट हो, ये मतलब सिक्के, या फिर ये नोट जिसको हम बोलते हैं फिएट करेंसी। चलो खत्म हो गया। हम आते हैं अगले टॉपिक पे। आपने समझ लिया कि मुद्रा का विकास कैसे कैसे हुआ। वर्तमान में वैसे 3 मुद्राएं प्रचलन में है, मतलब 3 तरीके की विनिमय प्रणाली प्रचलन में। एक तो वस्तु विनिमय प्रणाली, और दूसरी ये मुद्रा के रूप में विनिमय प्रणाली, और तीसरी ये जो बिटकॉइन वगैरह है उसके रूप में भी यूज होती है। अगला देखते हैं, मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी, यानी मुद्रा के आधुनिक रूप। मुद्रा के आधुनिक रूप क्या क्या है उसके बारे में बात करते हैं। यह विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकार की जाती है। देखो मुद्रा क्या है? एक विनिमय के माध्यम के रूप में। अगर हमें कुछ वस्तु खरीदनी है तो उसके लिए हम मुद्रा को पे कर सकते हैं, यानी पैसे पे कर सकते हैं और वस्तु ले सकते हैं। तो यही कहेगा, ये एक विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकार की जाती है। क्यों? क्योंकि सरकार द्वारा ये अधिकृत होती है, यानी सरकार द्वारा इस पे वादा किया जाता है कि मैं इसका भुगतान करने के लिए इच्छुक हूं। जैसे कि आप किसी भी नोट को देखोगे तो उसमें लिखा होता है कि मैं धारक को 10 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। आप नोट देखोगे, 10 रुपए के नोट पे देखोगे तो उस पर ऐसा लिखा होगा। अगला, आरबीआई केंद्र सरकार की ओर से मुद्रा नोट जारी करती है। देखो नोट कौन जारी करता है? आरबीआई। किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को मुद्रा जारी करने की अनुमति नहीं है। देश में केवल आरबीआई ही है जो मुद्रा नोट को जारी करती है। अगला, बैंकों में जमा। बैंकों में जमा कैसे होते हैं? पहले चेक के बारे में बात करेंगे हम, ठीक है। चेक देखो, चेक कैसा होता है? चेक कैसा होता है आपको ये नजर आ रहा है? ये देखो, एक कागज जिस पर बैंक को यह निर्देश दिया जाता है कि वह व्यक्ति के खाते से एक निश्चित राशि उस व्यक्ति को भुगतान करे जिसके नाम पर चेक जारी किया जाता है। मतलब चेक बुक जिसकी है, यानी ये जो चेक है जिस व्यक्ति का, वो अपनी बैंक को यह आदेश देता है कि इस पे लिखी हुई राशि उस व्यक्ति को हस्तांतरित कर दी जाए जिसका चेक पर नाम है और अकाउंट नंबर है, ठीक है। अब देखते हैं चेक कैसा होता है। यहाँ पे क्या, यहाँ पे पेई का नाम लिखा जाता है जो पे कर रहा है। ये मतलब ये डिजिट में लिखना है, यहाँ पे नंबर्स में लिखना होता है। ये डेट का कॉलम है, यहाँ डेट डाल दो। यहाँ पे जिसका चेक है उसके साइन, और उसके बाद ये आपका चेक नंबर, और ये बैंक द्वारा प्रयुक्त कोड होता है एक। यहाँ पे बैंक की शाखा की संख्या भी होती है, ठीक है। ये कुछ इस प्रकार से होता है आपका, देख लिया आपने चेक। अब आगे बात करते हैं मांग जमा या फिर डिमांड डिपॉजिट। ये आधुनिक अर्थव्यवस्था में भी धन का निर्माण करती है। तो मांग डिमांड ना ऐसी होती है, बैंक में वे जमाएं जिन्हें व्यक्ति द्वारा, मतलब जिसने जमा किया वो किसी भी समय निकाल सकता है, उन्हें हम बोलते हैं मांग जमाएं। जैसे कि सेविंग अकाउंट में हो गया, या फिर हमारा वो करंट अकाउंट हो गया, इनमें जो जमाएं हम जमा करते हैं वो होती है मांग जमाएं। ये मांग जमाओं के बारे में ही पढ़ रहे हैं। ये विनिमय के माध्यम के रूप में भी कार्य करती हैं। बैंक खाते में जमा राशि जिसे मांग पर निकाला जा सकता है उसे मांग जमा कहते हैं। मतलब जिस व्यक्ति ने अपने बैंक में, मान लो एक ए व्यक्ति है, इसका एक अकाउंट है, कोई भी हो सकता है, सेविंग अकाउंट हो या फिर करंट अकाउंट हो, ठीक है। इसने ये सेविंग अकाउंट में कुछ मनी, मान लो 10,000 रुपए सेव कर रखे हैं। अब ये व्यक्ति जब चाहे इसे निकाल सकता है, तो इसी को हम क्या कहेंगे? मांग जमा कहेंगे। देखो, लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक, बैंक की ऋण गतिविधियां। अब इसमें यह बताया कि बैंक का जो कार्य है, बैंक उसमें किस तरीके से प्रॉफिट कमाता है या फिर ऋण देके कैसे प्रॉफिट कमाता है, हम वो देखेंगे। देखो क्या होता है, अर्थव्यवस्था में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास धन का मतलब धन अधिक होता है, कि मतलब उनके खर्चों से ज्यादा धन होता है, तो क्या बैंक में सेविंग कर देते हैं। तो जब वो बैंक में सेव करते हैं, उन्होंने मनी अपनी बैंक में डिपॉजिट कर दी, तो बैंक उन्हें क्या करता है? कुछ इंटरेस्ट देता है। मान लो ये इंटरेस्ट बैंक दे रहा है इन्हें 3% पर एनम, यानी कि प्रतिवर्ष कितना दे रहा है? 3%। अब जो बैंक के पास पैसा गया, बैंक ने क्या किया, और कुछ लोग अर्थव्यवस्था में ऐसे भी होते हैं जैसे व्यवसाय वगैरह हो गए, उन्हें क्या चाहिए होता है? धन चाहिए होता है अपनी व्यवसाय में इन्वेस्ट करने के लिए, तो वो बैंक से लोन लेते हैं उधार। और बैंक जब लोन देता है तो फ्री में तो देगा नहीं, वो भी कुछ लेगा, तो बैंक इनसे लेगा इंटरेस्ट। अब मान लो बैंक यहाँ जमाकर्ता को 3% दे रहा है, यानी जो डिपोजिटर है उसको कितना दे रहा है? 3%। तो यहाँ पे जो बोरोवर्स है, यानी उधार लेने वाला है, ऋण धारक, उससे ये 5% लेगा। तो बैंक का प्रॉफिट क्या हो गया? ये जो 5 माइनस 3% है, ये क्या हो जाएगा? बैंक का 2% का प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया?
चलो आगे देखते हैं क्या लिखा है। यही लिखा हुआ है, देखो, इंटरेस्ट टू डिपोजिटर इज लो, यानी कि जो डिपोजिटर को जो इंटरेस्ट मिलेगा जमाकर्ता को वो क्या रहेगा, कम रहेगा। इंटरेस्ट फ्रॉम बोरोवर्स इज हाई, या जो ऋण लेने वाला व्यक्ति है उससे जो इंटरेस्ट लिया जाएगा वो उच्च लिया जाएगा, यानी इसका लो होगा, इसका हाई होगा। डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम बोरोवर्स एंड डिपोजिटर्स ऑफ बैंक इज इनकम, यानी कि इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है, बैंक की इनकम है। बैंक यहां से अपनी इनकम करता है। अगला देखते हैं, अब रूरल एरियाज में ऋण के जो क्षेत्र हैं या उसके बारे में बताया गया, ऋण का यूज क्या होता है रूरल एरिया में, ठीक है, वही देखते हैं। पहला यूज है, ऋण की मुख्य मांग फसल उत्पादन के लिए होती है। देखो, ग्रामीण एरिया के जो लोग हैं, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र है, उसमें जो पीपल्स हैं, यानी कि हम एग्रीकल्चर की बात हो रही है बेसिकली यहाँ पे, तो जो किसान वर्ग है वो ऋण क्यों लेता है, फसल उत्पादन के लिए। उसको अपनी खेती में मतलब बीज लेना है, कीटनाशक वगैरह लेना है, या कोई मशीनरी वगैरह जैसे ट्रैक्टर वगैरह लेना है, या पंप वगैरह लगाना है, तो उसके लिए ऋण लेता है। तो वही बता रहा है, फसल उत्पादन में बीज, उर्वरक, कीटनाशक, पानी, बिजली, उपकरणों की मरम्मत आदि पर काफी खर्च होता है, और ऋण किसी व्यक्ति को कर्ज के जाल में भी फंसा सकता है। जैसे इन चीजों के लिए क्या है, अधिक खर्चा होता है। तो जब खर्चा अधिक होता है तो किसी व्यक्ति का, ये क्या, कृषि एक सीजनल इनकम होती है। जब मान लो अभी कृषि कटी, मार्च में कटेगी, तो मार्च में किसान के पास पैसा होगा, लेकिन अब उसको जो अगली फसल बोनी है उस समय पे उसके पास उतना पैसा नहीं है, तो वो मरम्मत नहीं कर पाएगा, तो उसके लिए पैसा वो बैंक से लेगा। अब बैंक से लेगा तो क्या, कई बार फसल खराब भी हो जाती है। मान लो मानसून सही नहीं आया तो क्या फसल खराब हो जाएगी। अब जिस किसान ने लोन लिया है वो उस लोन को पे नहीं कर पाएगा, तो उस लोन पे क्या है, मान लो उसे ये लोन 2026 में पे करना था, ये 10,000 का, ठीक है। अब मान लो इसकी फसल हो गई खराब, तो ये लोन ये 2026 में पे नहीं कर पाएगा। अब इस पे क्या है, इंटरेस्ट लग जाएगा 10%, तो ये अगले साल जाके कितना हो जाएगा, इस पे 10% लगेगा, तो ये 11,000 हो जाएगा। तो इसी तरीके से एक जो किसान है, व्यक्ति है, वो ऋण जाल में फंसता जाता है जब वो अपने ऋण का समय पे भुगतान नहीं कर पाता तब। अब देखो ऋणों की शर्तें, अब ऋण देने की शर्त क्या होती है। बैंक भी ऐसे तो ऋण किसी को दे नहीं देगा कि व्यक्ति लेके ही भाग जाए, तो ऋण देने की कुछ शर्तें होती हैं, जैसे कोलैटरल। कोलैटरल का मतलब होता है कि ऋण, जब व्यक्ति कुछ ऋण ले रहा है तो उसके बदले बैंक के पास कोई संपत्ति को गिरवी रखे। अब देखते हैं उसको, एक संपत्ति जो उधारकर्ता के पास होती है और वह इसे ऋणदाता को गारंटी के रूप में इस्तेमाल करता है। यानी कि मान लो एक ए व्यक्ति है, इसको 1 लाख रुपए का लोन चाहिए। अब जब ये लोन लेने जाएगा तो बैंक से कुछ कोलेटरल मांगेगा, तो ये बोल देगा कि मेरे पास एक भूमि का टुकड़ा है, ठीक है, यानी भूमि है इतनी, ये कुछ एकड़ या कुछ बीघा में मान लो। अब इसके पेपर ये क्या, बैंक को दे देगा, ठीक है, ये बैंक को पेपर दे देगा, तो ये क्या हो जाएगा इसका, ये जो खेत के पेपर ये हो जाएगा कोलेटरल। ये पैसे दे देगा, सॉरी, ये बैंक के पेपर दे देगा और बैंक ए व्यक्ति को कर्ज दे देगा। तो यही बताया गया है यहाँ पे। यहाँ आपका जो चैप्टर है उसकी समरी लगभग समाप्त होती है। अब हम 1 नंबर के जो कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उनके बारे में चर्चा करते हैं, देखते हैं कि डिस्कशन में क्या है। तो मुद्रा को विनिमय का माध्यम क्यों कहा जाता है। तो मुद्रा क्योंकि वह वस्तु विनिमय में आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की समस्या को समाप्त करती है। देखो विनिमय का माध्यम क्यों कहा जाता है, हमने जब वस्तु विनिमय की बात की थी तो उसमें क्या था, हमें आवश्यकताओं के दोहरे सहयोग की जरूरत थी, कि जो मुझे चाहिए, जो मेरे पास है वो दूसरे को चाहिए हो, और जो मुझे चाहिए वो उसके पास हो, तभी हम जाके क्या कर सकते थे, विनिमय कर सकते थे। लेकिन मुद्रा, इसमें क्या है, मुद्रा के केस में ऐसा नहीं है। मान लो मुझे जूते चाहिए, अब किसी ए व्यक्ति के पास जूते हैं, मुझे चाहिए, मैं इसको क्या करूंगा, मनी दे दूंगा, मतलब पैसे दे दूंगा और जूते ले लूंगा। अब इसको जिस चीज की आवश्यकता है उस पैसे से वो खरीद लेगा, तो यहाँ पे दोहरे सहयोग की आवश्यकता नहीं है। अगला देखते हैं, भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है। मैंने आपको बताया था आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकार की ओर से करेंसी नोट जारी किए जाते हैं। देखो, और यहाँ पे ना एक चीज और है, बैंक ना ऐसा नहीं है कि अंधाधुंध कुछ भी कितने भी नोट जारी कर देगा। अब मान लो मंदी वगैरह या पैसा ज्यादा करना है तो ऐसे नहीं कर सकता। आरबीआई नोट कैसे जारी करता है, देखो यहाँ पे आरबीआई को कम से कम ना 200 करोड़ का, कम से कम, अभी हमने कोलेटरल पढ़ा था ना, तो 200 करोड़ का ऐसे ही अपने पास रखना पड़ता है, तब जाके वो
नोट जारी कर सकता है, कम से कम 200 करोड़ का अमाउंट। इसमें 200 करोड़ में क्या होता है, देखो 115 करोड़ इसमें सोने के रूप में होगा, ये अनिवार्य है कि ये सोना ही होना चाहिए, ठीक है, सोने के रूप में होगा। और बाकी जो है वो क्या हो सकती है, जीसैक, जीसैक यानी सरकारी प्रतिभूतियां, ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वगैरह हो सकती हैं। तो कम से कम उसको 200 करोड़ रुपए का अपने पास रखना पड़ेगा गिरवी इकट्ठा करके, उसके बाद ही वो नोट जारी कर सकता है, जिसमें 115 करोड़ सोना होना चाहिए और 185 करोड़ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या फिर एफडीज वगैरह भी रख सकते हैं, ठीक है, मतलब सॉरी फॉरेन एफडीआई वगैरह भी रख सकते हैं। ये तो गलत हो गया, ये नहीं आएगा इसमें, ठीक है, एफडीआई नहीं आएगा, जीसैक बस आएगा। चलो अगला देखते हैं, हम कहाँ थे, यहाँ पे थे। अब मांग जमा को मुद्रा क्यों माना जाता है, देखो क्योंकि इससे चेक के माध्यम से बिना नगद के भुगतान किया जा सकता है। मांग जमाओं में हमने चेक भी पढ़ा था। अब हमें कुछ वस्तु खरीदनी है, मान लो कोई गुड्स खरीदनी है, हमें एक चेयर खरीदनी है, तो हम उस चेयर का जाके उस शोरूम में चेक के माध्यम से भी पेमेंट कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हम कैश ही दें उसको। तो यही बोला गया है, क्योंकि इससे चेक के माध्यम से बिना नगद के भुगतान किया जा सकता है, ठीक है, इसलिए क्या मांग जमा को मुद्रा भी माना जाता है। बैंक अपनी जमा का कितना प्रतिशत नगद के रूप में रखते हैं, बैंक लगभग 15% अपनी जमा का 15% नगद के रूप में रखते हैं। देखो नगद के रूप में क्यों रखा जाता है, अब मान लो बैंक में जो व्यक्ति जमा कर रहे हैं, अब उन्हें बैंक में मान लो ये आपका 1 लाख हो गया, ठीक है, 1 लाख रुपए बैंक में जमा हुए, मान लो ये सॉरी ये मंडे को जमा हुए। अब बैंक ने ये सारे क्या दे दिए, लोन पे दे दिए। अब बैंक ने ये सारे लोन पे दे दिए, अब मान लो अगले दिन कोई निकालने के लिए आ गया, किसी को जरूरत पड़ेगी कैश की, तो वो निकालने के लिए आ गया, तो बैंक कहां से देगा, उसके पास तो कुछ है ही नहीं। तो इस दिक्कत से, इस प्रॉब्लम से बचने के लिए कि बैंक को अपने डिपोजिटर को कुछ मतलब नकदी निकाल देने के लिए रहे, उसके लिए क्या करते हैं हम, आरबीआई ने नियम बना दिया कि हर बैंक को अपने पास कम से कम 15%, कुल मतलब ये 1 लाख है तो इसका कम से कम 15% उसको नगद के रूप में रखना पड़ेगा। अब कर्जदार किसे कहते हैं, जब ऋण व्यक्ति को जब ऋण व्यक्ति को ऐसी स्थिति में धकेल देता है कि वह उसे चुका ना सके और लगातार फंसता जाए, इसे कर्जदार कहते हैं। यानी कि उसने ऋण लिया, उसको पे नहीं कर पाया, तो उस पर फिर इंटरेस्ट लगा, फिर वो बढ़ गया, अगले साल जाके फिर बढ़ गया, तो ऐसे ऋण बढ़ता जाता है और वो व्यक्ति क्या फंसता जाता है। जैसे कि अभी करंट में न्यूज में चल रहा है राजपाल यादव के बारे में, वो क्या है, वो भी ऐसे ही कर्ज जाल में फंसे, उन्होंने फिर चेक वगैरह दिया था तो उनका वो चेक बाउंस हो गया, तो अभी उनके ऊपर केस चल रहा है, ठीक है, तो इससे आप उसको रिलेट कर सकते हो। अब देखो यहां से ये आपके बुक के क्वेश्चन है एनसीईआरटी के, जो 3 नंबर में आप लिख सकते हो अगर आते हैं तो। जोखिम वाली परिस्थितियों में ऋण कर्जदार के लिए और समस्याएं खड़ी कर सकता है, कैसे कर सकता है उसके बारे में बता सकना है। देखो जोखिम वाली परिस्थितियों में जैसे स्वप्ना के मामले में फसल बर्बाद होने पर ऋण चुकाना असंभव हो जाता है, इससे कर्ज बढ़ता जाता है और कर्जदार को अपनी संपत्ति जैसे जमीन बेचनी पड़ सकती है। यह स्थिति कर्ज जाल कहलाती है, जो कर्जदार की आर्थिक स्थिति को और बदतर कर देती है। देखो आपने जब चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें क्या स्वप्ना का एग्जाम्पल आया था, तो स्वप्ना क्या थी, उसकी फसल बर्बाद हो जाती है तो वो ऋण नहीं चुका पाती, तो उसको क्या करना पड़ता है, अपनी संपत्ति वगैरह बेच के उसका गुजारा मतलब चुकाना पड़ता है ऋण को। और अगर वो संपत्ति बेचकर भी कोई व्यक्ति नहीं चुका पा रहा तो क्या कर्ज अगले साल और बढ़ जाएगा, तो इस तरीके से ये एक सर्कल बन जाएगा, तो उससे क्या ये ऋण जाल में फंस जाएगा। ठीक है, अगला क्या है आपका, मुद्रा आवश्यकताओं के दोहरे सहयोग की समस्या को किस तरह सुलझाती है, अपनी ओर से उदाहरण देकर समझाइए। देखो उदाहरण आपको खुद देना है, फिर भी मैं एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ आपको। मुद्रा आवश्यकताओं के दोहरे सहयोग को किस दोहरे सहयोग की समस्या को किस तरह सुलझाती है, हमने वैसे डिस्कशन किया है ऊपर, बाकी दोबारा देख लेते हैं। मुद्रा विनिमय के माध्यम के रूप में कार्य करती है, तो सरकार ने फिक्स कर दिया कि जो नोट है हमारा वो क्या है, नोट या फिर सिक्के वगैरह ये विनिमय के माध्यम के रूप में यूज होंगे। सरकार ने ऐसा कर दिया जिससे आवश्यकताओं का दोहरा सहयोग समाप्त हो जाता है। अब मान लो किसी व्यक्ति के पास पैसे हैं तो वो कुछ भी जाके खरीद लेगा, अब जिससे वो खरीद रहा है वो व्यक्ति उसको जो जरूरत है वो खरीद लेगा। जैसे मान लो यहाँ पे एक किसान है, ठीक है,
इसको खाद चाहिए है, खाद चाहिए, तो ये जो जाएगा दुकानदार के पास, दुकानदार ये यहाँ से खाद लेगा दुकानदार से, इसको पैसे पे कर देगा, मान लो 1000 रुपए का इसने खाद लिया, इसको 1000 रुपए दे दिए, ये अपना खाद लेके वापस आ गया, ठीक है, खाद लेके वापस आ गया। अब इसको कुछ भी चाहिए हो, इसको मान लो एक एसी चाहिए, तो ये इसके पास पैसा है, ये यहाँ से जाके अपना एसी ले लेगा, ठीक। तो इससे क्या दोहरे सहयोग की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। जैसे उदाहरण भी दे रखा है इसमें, उदाहरण पढ़ लेते हैं। जूता निर्माता सलीम जूते बेचकर मुद्रा प्राप्त करता है और उस मुद्रा से गेहूं खरीदता है। उसे गेहूं बेचने वाले किसान को ढूंढने की जरूरत नहीं है जो जूते भी खरीदना चाहता हो। देखो क्या था, सलीम को जूते चाहिए, वो सॉरी सलीम को गेहूं चाहिए था, उसने जूते बेचे और अपने पैसों से गेहूं जाके लिया है। अगर मान लो मुद्रा नहीं होती तो उसे क्या करना पड़ता, उसको एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढना पड़ता जिसको क्या है जूते चाहिए हो और गेहूं बेच रहा हो, तब जाके ये दोनों आपस में व्यापार कर पाते। चलो अगला देखते हैं क्या है। अगला देखो, अतिरिक्त मुद्रा वाले लोग और जरूरतमंद लोगों के बीच बैंक किस तरह मध्यस्थता निभाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था जब बैंक का इंटरेस्ट के बारे में, वो बैंक कैसे व्यापार करते हैं, तो बताया था कि जिसके पास अतिरिक्त पैसा होता है, ये होगी बैंक हमारी, ये होगी कंपनी, ठीक है, ये हो गया हाउस होल्ड कोई व्यक्ति, इसके पास मान लो पैसा अतिरिक्त है, इसके पास पैसा कम है, तो ये क्या करेगा, ये अपना पैसा बैंक में जमा कर देगा, बैंक इसको कुछ इंटरेस्ट दे देगा, ठीक है, इंटरेस्ट दे देगा। और इसके पास पैसा कम है तो ये क्या करेगा, बैंक से पैसा उधार ले लेगा, ठीक है, और ये बैंक को क्या दे देगा, इंटरेस्ट दे देगा, कुछ मनी लेगा और INT इंटरेस्ट दे देगा, ठीक है। इनका क्या हुआ फिर, ये ऐसे मध्यस्थता के रूप में करता है। बाकी आगे देखते हैं क्या है। देखो, बैंक अतिरिक्त मुद्रा वाले लोगों यानी जमाकर्ताओं से जमा स्वीकार करते हैं और इस धन को जरूरतमंद लोगों कर्जदारों को ऋण के रूप में देते हैं। बैंक जमा पर कम ब्याज देते हैं, यानी कि वो बैंक जमा पे कम ब्याज देते हैं और ऋण पर अधिक ब्याज लेते हैं, जिससे उनकी आय होती है और दोनों पक्षों के बीच मध्यस्थता होती है। मैंने आपको बताया था एग्जाम्पल देके, ठीक है, इसमें आगे ज्यादा डिस्कस करना है। अब देखो, ये आपके कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि 5 नंबर में है। अब देख लो, अगर ये 5 नंबर में आते हैं तो जितना बता रखा है उतना लिखना, अगर ये 3 नंबर में आते हैं तो इसमें से एग्जाम्पल वगैरह आप हटा सकते हो या थोड़ा कम कर सकते हो। ये पहला मुद्रा की आवश्यकताओं के दौरे, ये लगभग सेम था जो हमने 3 नंबर में किया था अभी NCERT में, उसी के जैसा है। मुद्रा आवश्यकताओं के दौरे सहयोग की समस्या को कैसे हल करती है, उदाहरण के साथ समझाना। अब देखो, पहले हम समझते हैं कि अब 5 नंबर में आया तो पहले दोहरा संयोग बताना होगा हमें क्या है, उसके बाद हमें बताना होगा कि मुद्रा इसको कैसे हल करती है, वो भी एग्जाम्पल देंगे। तो पहले हम समझाते हैं दोहरे सहयोग की समस्या क्या थी। वस्तु विनिमय प्रणाली में लेन देन तभी संभव होता है जब, देखो दोहरा सहयोग क्या है वो पढ़ रहे हैं, एक व्यक्ति के पास वह वस्तु हो जो दूसरे व्यक्ति चाहता हो और दूसरे व्यक्ति के पास वह वस्तु हो जो पहला व्यक्ति चाहता हो, तभी ये आपस में लेन देन कर पाएंगे। इसी को दोहरे सहयोग की आवश्यकता कहते हैं। यह लेन देन को कठिन और सीमित बना देती है। यानी कि देखो, अब जो इस व्यक्ति को चाहिए, क्या बोला इसने, एक व्यक्ति के पास वह वस्तु हो जो दूसरे को चाहिए। मान लो जैसे हमने ये पढ़ा था जूता वाला, उसने जूते थे उसके पास, उसे गेहूं चाहिए था। अगर मान लो वस्तु विनिमय प्रणाली अपनाता तो एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढता जिसको क्या है गेहूं बेचने हो और जूते चाहिए हो। तो इतने सारे लोगों में ऐसे व्यक्ति को ढूंढ पाना बहुत कठिन है, तो ये क्या है कठिन हो जाती है। और दूसरा क्या था, हाँ ठीक है, कठिन हो जाती है। और ये क्या सीमित भी, क्योंकि आप जूते हर किसी को तो बेच नहीं सकता, बस यही है, जिसको चाहिए होंगे उसी को बेचेगा। मुद्रा इस समस्या को कैसे हल करती है। अब हमने ये समझ लिया कि वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है, ठीक है, यानी दोहरे सहयोग क्या था उसके बारे में समझ लिया। अब हम समझेंगे कि मुद्रा इस समस्या को कैसे हल करती है। मुद्रा एक सामान्य विनिमय माध्यम है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। यानी कि मुद्रा क्या है, हमारे देश में एक सामान्य माध्यम बन गई विनिमय का, लेन देन का, ये हर कोई स्वीकार करता है। चलो, जब मुद्रा प्रचलन में आ गई तो किसी वस्तु को बेचने के लिए यह जरूरी नहीं रहा कि सामने वाला व्यक्ति वही वस्तु चाहता हो। देखो, मुद्रा प्रचलन में आ गई तो क्या है, अब जैसे हमने वो पिछले क्वेश्चन में जूते वाला एग्जांपल लिया था, उसी को देख लो। उसको क्या सलीम ने जूते लिए थे,
मतलब सलीम जूता बना रहा था, उसने जूते बेचे, पैसा लिया, अब वो गेहूं लेके आ गया कहीं और से, तो उसे ऐसे व्यक्ति को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ी ना कि जिसको जूते चाहिए हो और गेहूं बेचना हो। तो वही बता रखा है, व्यक्ति वही वस्तु चाहता हो। व्यक्ति अपनी वस्तु बेचकर मुद्रा प्राप्त कर सकता है और फिर उस मुद्रा से कोई वस्तु किसी से भी खरीद सकता है, यानी अपनी वस्तु बेच के उसको जो आवश्यकता है वो कहीं भी जाकर खरीद सकता है। इस प्रकार मुद्रा ने दोहरे सहयोग की आवश्यकता को समाप्त कर दिया। ठीक है, अब उदाहरण के लिए मान लीजिए राम के पास गेहूं है और वह जूते खरीदना चाहता है, लेकिन मोहन क्या है, जूते वाला है, गेहूं की जरूरत नहीं है, तो वस्तु विनिमय में लेन देन नहीं हो पाएगा। लेकिन जब हम बात करें मुद्रा के विनिमय, अगर हम मुद्रा को विनिमय के रूप में अपनाते हैं तो क्या है, राम जूते बेच देगा किसी को और फिर ये मोहन से गेहूं जाके खरीद लेगा, यहां से मुद्रा लेगा। मान लो राम ने क्या किया, एक किसी को ये जूते बेच दिए, ठीक है, इनसे पैसे लिए और फिर यहां से जब इसके पास पैसे आ गए मोहन के पास, तो इसने अपना गेहूं खरीद लिया। अगला पढ़ते हैं, मांग जमा को मुद्रा क्यों माना जाता है, चेक द्वारा भुगतान की प्रक्रिया को समझाइए। देखो ये तो हमने पहले भी डिस्कस किया है, अब इसमें चेक द्वारा भुगतान की प्रक्रिया है उसको और ऐड कर दिया है। और ये आपका अगर आता है तो 5 नंबर में आएगा, और 3 नंबर में आएगा तो आप 1-2 स्टेप इसमें से हटा सकते हो, वो मैं अभी आपको बताऊंगा कैसे करना है। अगर मान लो 3 नंबर में आएगा तो सिर्फ इतना पूछा जाएगा, 2 क्वेश्चन बन सकते हैं, एक ये बन जाएगा 3 नंबर में, एक ये बन सकता है 3 नंबर में, और अगर एक साथ आते हैं तो ये 5 नंबर में। चलो देखते हैं, पहला क्या है, तो क्वेश्चन 2 पार्ट में बटा है, मांग जमा को मुद्रा क्यों माना जाता है, पहला ये, दूसरा चेक द्वारा भुगतान की प्रक्रिया। तो हम इसको स्टेप वाइज करेंगे, पहले इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। मांग जमा को मुद्रा क्यों माना जाता है, मांग जमा डिमांड डिपॉजिट वे धनराशि जो लोग अपने बैंक खातों, विशेषकर चालू व बचत खातों में जमा करते हैं, चालू यानी कि करंट अकाउंट और बचत खाता यानी सेविंग अकाउंट में जमा रखते हैं, और जिन्हें वे किसी भी समय निकाल सकते हैं, इन्हें मुद्रा माना जाता है। देखो सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट में वह मनी जिसे अकाउंट होल्डर कभी भी विड्रॉ कर सकता है यानी निकाल सकता है, उसे क्या कहते हैं, मनी कहते हैं। और क्यों कहते हैं उसके रीजन दे रखे हैं, ये तत्काल भुगतान योग्य होते हैं, जिसे चाहे वह जब चाहे निकाल सकते हैं। मतलब ये जब किसी व्यक्ति ने वस्तु खरीदी उसे तुरंत उसने अपने अकाउंट से पैसे निकाले और पेमेंट कर दी हुई है। इसकी पेमेंट कैसे कैसे की जा सकती है, चेक द्वारा की जा सकती है, डेबिट कार्ड यानी कि एटीएम द्वारा की जा सकती है, ठीक है, आदि के माध्यम से सीधे भुगतान किया जा सकता है। अर्थात इनका उपयोग विनिमय माध्यम के रूप में होता है, विनिमय माध्यम यानी लेन देन के रूप में, ठीक है। अब अगला पॉइंट, इनकी सर्वमान्य स्वीकृति होती है। सर्वमान्य मतलब ऐसा नहीं है कि ये किसी एक व्यक्ति ने मान लिया, ठीक है, बी व्यक्ति ने मान लिया, सी नहीं मानेगा। अब मान लो अगर एक व्यक्ति डेबिट कार्ड में भुगतान कर रहा है तो बी भी मानेगा और सी भी मानेगा, अगर वो चेक में भुगतान कर रहा है तो ये भी मानेगा, ये भी मानेगा। इनको सर्वमान्य स्वीकृति है। लेन देन में नगद की तरह काम करते हैं, ये क्या है, लेन देन में नगद की तरह ही काम करते हैं, चेक और डेबिट कार्ड, इसलिए इन्हें मुद्रा मनी का हिस्सा माना जाता है। इस प्रकार मांग जमा नगदी की तरह काम करते हैं, आर्थिक लेन देन को सरल बना देते हैं। मांग जमा क्या है, नगदी की तरह काम करते हैं जो कि आर्थिक लेन देन को सरल बना देते हैं। अब हम बात करेंगे चेक द्वारा भुगतान की प्रक्रिया कैसी होती है। चेक एक लिखित आदेश है जिसमें खाता धारक अपने बैंक को किसी निर्दिष्ट व्यक्ति संस्था को निश्चित राशि भुगतान करने का निर्देश देता है। इसकी प्रक्रिया इस प्रकार है, तो चेक क्या होता है, एक लिखित आदेश होता है, जैसे मैंने आपको दिखाया था, देखो दोबारा दिखाता हूँ, देखो ये आपका था चेक, ठीक है, ये चेक हो गया। चेक पे क्या होता है उसके बारे में, चेक द्वारा भुगतान कैसे किया जाता है वो ही उसी के बारे में बात करनी है। हो गया, ये क्या होता है, एक लिखित आदेश होता है जिसे खाता धारक यानी कि ये जिसका खाता है वो अपनी बैंक को एक निर्देश देता है, यानी कि एक आदेश देता है कि आप जो निश्चित राशि उस पर लिखी गई है भुगतान के लिए वो उस व्यक्ति को दे दें जिसपे उसका नाम या अकाउंट नंबर है। अब प्रोसेस देखते हैं स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। पहला स्टेप क्या होगा, चेक जारी करना। चेक जारी कौन करेगा, जो अकाउंट होल्डर है जिसकी चेक बुक है, ठीक है, वो करेगा। भुगतान करता ड्रॉअर चेक पर राशि, तिथि, प्राप्तकर्ता का नाम लिखकर हस्ताक्षर करता है और उसे दे देता है। भुगतान करता मतलब जिसको पेमेंट करनी है वो क्या करेगा, चेक पे राशि लिखेगा, तिथि लिखेगा और प्राप्तकर्ता का नाम लिखकर जिसको पेमेंट करनी है उसको दे देगा। दूसरा चेक जमा करना,
अब प्राप्तकर्ता क्या करेगा, बैंक जाएगा और बैंक में चेक जमा कर देगा। तीसरा क्या हुआ, बैंक क्या करेगा, क्लियरिंग हाउस में जांच। बैंक प्राप्तकर्ता का बैंक चेक को क्लियरिंग हाउस भेजता है, जहां सभी बैंक एक दूसरे के चेक का मिलान करते हैं। यानी कि एक क्लियरिंग हाउस होगा, वहां पे चेक जाएगा, वहां सभी बैंक आपस में रहते हैं, तो क्या करते हैं, एक दूसरे के चेकों का मिलान करते हैं। अब उसका अगला स्टेप क्या होगा, फोर्थ स्टेप, भुगतान करता बैंक द्वारा सत्यापन। यानी कि जो भुगतान करने वाली बैंक है वो क्या करेगी, सत्यापन करेगी कि इस पे दी गई जानकारी सही है या नहीं है। भुगतानकर्ता का बैंक यह जांचता है कि खाते में पर्याप्त राशि है या नहीं, हस्ताक्षर सही है या नहीं, चेक वैध है या नहीं, राशि का हस्तांतरण। उसके बाद अगर ये क्लियरेंस मिल जाता है उन्हें, तो उसके बाद क्या होगा, राशि का हस्तांतरण होगा। सही पाए जाने पर राशि भुगतानकर्ता के खाते से कटकर प्राप्तकर्ता के खाते में जमा कर दी जाती है, जिससे क्या लेन देन पूर्ण हो जाता है। प्राप्तकर्ता अपने खाते से राशि निकाल सकता है या उपयोग कर सकता है, वो उसकी मर्जी है, प्राप्तकर्ता क्या करे, ठीक है, रिसीवर को जो भी करना हो वो कर सकता है। अब देखो औपचारिक ऋण और अनौपचारिक ऋण के बारे में बात करते हैं। औपचारिक ऋण क्या होता है, ये क्या है, ये प्रश्न भी दो पार्ट में बैठा है। पहला औपचारिक ऋण, ठीक है, दूसरा अनौपचारिक ऋण। ये वही अगर 3 नंबर में आएगा तो इन्हें अलग अलग पूछ सकता है, 2 नंबर में इन्हें अलग अलग पूछ सकता है, लेकिन अभी 5 नंबर में तो आप ऐसे देख लो इसको। नीचे दिए गए बिंदुओं के आधार पर दोनों ऋणों स्रोतों में स्पष्ट अंतर समझा जा सकता है, ठीक है। कैसे समझना है, हमें अंतर ही तो बताना है। देखो, ऋण देने वाली संस्थाएं, औपचारिक स्रोत, तो औपचारिक स्रोत कौन कौन से होंगे, बैंक, सहकारी समितियां, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, इसको बोलते हैं आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक, ठीक है। अनौपचारिक स्रोत, साहूकार, महाजन, रिश्तेदार, मित्र, व्यापारी वगैरह, ये आप समझते हो। अब सरकारी नियंत्रण। औपचारिक स्रोत, सरकार तथा आरबीआई द्वारा नियंत्रण, इनके नियमन पारदर्शी होते हैं। सरकार और आरबीआई क्या करती है, इन पे जो औपचारिक स्रोत है उन पे क्या रखती है, नियंत्रण रखती है। लेकिन हम अनौपचारिक स्रोतों की बात करें, इन पर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं होता है, नियम व्यक्ति विशेष पर निर्भर करते हैं। देखो, अब मान लो यहाँ पे साहूकार की बात थी, अब ये कहाँ गया, ये रहा साहूकार। अब इस साहूकार से किसी का किसान को क्या लेना है, ब्याज लेना है, सॉरी ऋण लेना है। तो अब जो ये ऋण लेगा, मान लो ऋण का अमाउंट 10,000 रुपए है, तो इस ऋण पे जो इंटरेस्ट रेट है वो कौन डिसाइड करेंगे, ये लोग आपस में डिसाइड करेंगे, और ज्यादातर वो कौन, साहूकार ही डिसाइड करता है। अगर ये ऋण पे नहीं कर पा रहा है टाइम पे, तो इस पे चक्रवृद्धि ब्याज लगता जाएगा। और अगर फिर भी नहीं कर पा रहा तो ये किसान की जमीन हड़प लेते हैं साहूकार वगैरह। तो ऐसा होता है, इन पे कोई भी नियम वगैरह सरकार द्वारा नहीं लगाए जाते औपचारिक अनौपचारिक पे, ठीक है। ठीक है, इधर आ जाओ। ब्याज दरें देखो, औपचारिक स्रोत, ब्याज दर कम और नियत होती है, यानी कम रहेगी और नियमित रूप से होगी, मनमानी नहीं होगी, क्योंकि इस पे आरबीआई और सरकार नजर रखती है औपचारिक क्षेत्र पर। लेकिन अनौपचारिक क्षेत्र ब्याज दर बहुत अधिक और अनियमित होती है, यानी कि अधिक भी रहेगी और ये चेंज भी होती रहती है, इसका कोई निश्चित टाइम पीरियड नहीं होता कि इतने समय तक इतनी रहेगी। कर्ज की सुरक्षा और विश्वसनीयता, देखो औपचारिक स्रोत, उधार लेने वाले को कानूनी संरक्षण मिलता है, शोषण की संभावना कम होती है। उधार लेने वाले को कानूनी संरक्षण मिलता है और शोषण की संभावना कम होती है। जैसे हमने अभी देखा था एग्जाम्पल में, अगर किसी किसान ने साहूकार से लोन लिया है, तो अगर उस लोन की वो रीपेमेंट नहीं कर पा रहा है, तो साहूकार उसकी जमीन भी हड़प सकता है, कब्जा कर सकता है। लेकिन जो औपचारिक क्षेत्र है उसमें ऐसा नहीं होता, उसमें क्या, व्यक्ति को कानूनी सुरक्षा दी गई है। अब अनौपचारिक स्रोत की बात कर लें, कोई कानूनी सुरक्षा नहीं, उधार लेने वाला शोषण का शिकार हो सकता है, और अधिकतर केसों में होता ही है अगर वो पेमेंट नहीं कर पाता है तो। ठीक है, ये आपका यहाँ पे खत्म होने वाला है। ऋण मिलने की प्रक्रिया, अब जो ऋण कैसे मिलता है, औपचारिक स्रोत में कैसे मिलता है, प्रक्रिया औपचारिक, दस्तावेजों की आवश्यकता अधिक, समय लगता है। इसमें क्या है, एक औपचारिक प्रक्रिया है कि आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है, उसको फॉलो करना है, आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, उसके बाद कहीं जाके आपको ऋण मिलेगा, जिसमें क्या समय अधिक लग जाता है। हम बात कर लें अनौपचारिक स्रोत, प्रक्रिया क्या है, सरल होती है। अब मान सरल और तेज, बिना दस्तावेज भी ऋण मिल सकता है। जैसे साहूकार का हमने एग्जाम्पल लिया था, अब साहूकार क्या हमारा जानने वाला है, अब हमें उससे ऋण लेना है तो हम उसके पास सीधे जाएंगे, बातचीत करेंगे और ऋण ले लेंगे। उसको जरूरत होगी तो वो कुछ दस्तावेज लेगा हमसे, नहीं जरूरत होगी तो नहीं लेगा। निष्कर्ष, औपचारिक ऋण स्रोत सुरक्षित, नियंत्रित, सस्ती ब्याज दर पर ऋण प्रदान करते हैं, जबकि अनौपचारिक ऋण स्रोत सुविधाजनक परंतु जोखिम पूर्ण होते हैं और अत्यधिक ब्याज वाले भी होते हैं। औपचारिक ऋण में क्या होता है, नियंत्रित, ये जो है नियंत्रित रहते हैं और सस्ती ब्याज दर होती है, ठीक है, सस्ती ब्याज दर पर ऋण मिल जाता है। लेकिन अनौपचारिक क्षेत्र में क्या होता है, ये सुविधाजनक होते हैं, क्योंकि आप गांव में गए, गांव के साहूकार से आपने ऋण ले लिया,
परंतु इनमें जोखिम भी अधिक होता है। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका यहाँ समाप्त मतलब एंड होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। ओके, थैंक यू।